जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त आप सभी लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाम को 5 बजे हमारी एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए एक सुपर सीरीज चल रही है जिसमें हम मैथ्स की रिवीजन सीरीज करा रहे हैं। अभी तक आपने एसएससी जीडी की जो बुक थी अंकित भाटी सर की, उसको दोस्तों हमने कंप्लीट सॉल्यूशन तो कर ही लिया है। हम एक रिवीजन सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने दोस्तों आप लोगों से बोला था कि मैं आपको इसके टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और आज ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट, ये हमारा 16वां प्रैक्टिस सेट है जो कि शाम को 5 बजे होता है। यानी कि आज से दोस्तों आपके लगभग जैसे ही आपका ये 16वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके केवल 4 प्रैक्टिस सेट और बचेंगे एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो मैं आपको टोटल 20 सुपर सीरीज करवाऊंगा और इस 20 सुपर सीरीज को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि आप लोगों की कमेंट्स पे कमेंट्स आ रही हैं कि सर जैसे ही एसएससी जीडी की जो आप सीरीज चला रहे हैं, इसको एंड करने के बाद आप जो है दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी ग्रुप डी की जो बुक्स हैं मैथ्स की, जीके की, इनका सॉल्यूशन करा दें। तो भाई देखो, आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं करा सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें करा दूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो चर्चा हम करेंगे वो वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आज के क्वेश्चनों पर करेंगे। ठीक है, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो आज ये 16वां प्रैक्टिस सेट, अभी तक हमारे 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। और मैं सभी प्रैक्टिस सेटों का मैं आपको पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड करवा देता हूँ, वर्ड पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए कभी आज के जो क्वेश्चन के दिन लेवल की बात करते हैं। तो आज के क्वेश्चन लगभग जो है मैंने आपको इजी क्वेश्चन रखे हैं इसमें, मतलब ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें क्वेश्चंस में आपको ज़्यादातर दिक्कत नहीं होगी। और इन 20 क्वेश्चनों में आप लोग अपना क्या स्कोर रखते हैं तो वो हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। कॉपी पेन सभी लोग साथ रख के बैठेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चनों को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपके एग्जाम में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलेगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि कह रहा है कि 7.03 की पावर 3 माइनस 0.027, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा। अब भाई वो आपको पता नहीं कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनने वाला है। जब भी आपको ऊपर क्यूब, जिस संख्या का ऊपर क्यूब दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर संख्या हमारी क्या थी 7.03 का क्यूब, यदि फिर आपको ये चेक करना है कि जो संख्या 7.03 का क्यूब बना रही है क्या वही संख्या उसके नीचे स्क्वायर बना रही है। तो आप कहोगे जी भैया बिल्कुल सही कहा आपने कि जो संख्या 7.03 है वो ऊपर क्यूब बना रही है और नीचे स्क्वायर बना रही है। बोलो यस या नो। यदि ये संख्या क्यूब है तो आप एक बात बताओ, ये 27 से किसका क्यूब होता है। तो आप कहोगे सर ये जो 27 से क्यूब होता है तो ये होता है हमारा 3 का। लेकिन यदि यहाँ पर, यदि मैं वो संख्या यहाँ पर 0.3 का यदि मैं क्यूब मान लूँ, यानी कि वो संख्या वो यही रही होगी। 100% ये श्योर है कि ये 0.3 का क्यूब है वो 0.0727 के बराबर है। यानी कि जो संख्या ऊपर क्यूब होगी क्या वही संख्या नीचे स्क्वायर है। तो आप कहोगे जी भाई यहाँ पर भी वही स्क्वायर है, 0.323 का स्क्वायर। तो यानी कि जो 0.027 है इसका का क्या रहा होगा, 0.3 का क्यूब रहा होगा। तो जब यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू का। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए क्यू माइनस का बी क्यू। बात समझ में आ गई। तो बस, तो यानी कि यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एग्जैक्ट आंसर जो हमारा निकलेगा वो आएगा हमारा ए माइनस का बी। ए बराबर हमारा कितना है, तो आपको सर ए बराबर है 7.03 माइनस का, और बी का मान कितना है तो 0.3 है बी का मान, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसका मान आ गया 0.3। बस घटा देंगे आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर भाई कुछ लोग तो घटाने में गलती करेंगे और वो जल्दबाजी में 7 आंसर दे देंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वो क्या करेंगे भैया, 0.3 से 0.3 खत्म और तुरंत वो यही आंसर दे देंगे, जबकि ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। भाई देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका 7.03,
और ये है 0 भाई दशमलव के सामने ही दशमलव लगेगा तो यहाँ पर 0.3 आएगा, यहाँ पर आप 0 मान लो, बस इसको घटाना है। तो ये आपका आ जाएगा 3, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पे आपका बचेगा 6। तो कितना आ जाएगा 6.73। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बोलो मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई? यदि बात समझ में आ गई हो तो एक छोटा सा थम्स अप कर देंगे सभी लोग कमेंट में। आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का सबसे शानदार क्वेश्चन। एक रसायन प्रयोगशाला फेरस सल्फेट के 25% विलयन के लिए अनुरोध करती है। एक आपूर्तिकर्ता के पास 20% विलयन का 40 मिलीलीटर है। इसे 25% विलयन बनाने के लिए वो 40% विलयन के कितने मिलीलीटर मिलाई जानी चाहिए? भाई देखो, यहाँ पर आपका जो विलयन है, आपूर्तिकर्ता के पास भैया कितने परसेंट का विलयन है? तो भाई आपको यहाँ पर कह रहा है कि उसके पास ना जो विलयन है वो है आपका 20% का विलयन है। कितने परसेंट का? 20% का विलयन है। और इसे 25% का विलयन बनाना है। भाई बनाना कितने का? भाई जो चीज़ हम बनाएंगे वो कहाँ लिखेंगे? मिडिल में। आगे कह रहा है कि बनाने के लिए उसे 40% विलयन के कितने? भैया एक 20% वाला विलयन हो गया, एक आपका 40% वाला विलयन है। उसे टोटल विलयन बनाना कितना है? उसे ना 25% बनाना है। कितना बनाना है? 25%। बस यहाँ से इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन का एलिगेशन मेथड लगा देंगे, इसको यहाँ से घटा के यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और इससे ये घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 15। तो ये रेशियो बन गया 15:5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो नया रेशियो बन गया हमारा 3:1 के रेशियो में। कौन सा? 3:1 का रेशियो। अब आगे बोल रहा है कि जो 20% का जो विलयन है ना वो 40 मिलीलीटर है। भाई देखो 20% वाला यही तो है, और जो 20% का जो विलयन है वो कितना है भाई? वो इसने हमें बोल रखा है कि भैया वो विलयन जो है ना वो आपका 40 लीटर है। यानी 3 का जो मान है वो किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आपको सर 1 यूनिट का मान बराबर हो जाएगा हमारा 40/3। बात समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसे इसे 25% विलयन बनाने के लिए 40% विलयन के कितने मिलीलीटर होंगे? यानी कि इसे 40% जो मिश्रण है ना विलयन, इसके कितने मिलीलीटर होंगे? तो बस यहाँ से हम निकाल लेंगे भैया, 1 की वैल्यू निकालनी थी अनुपात 1 के बराबर। तो 1 का मान आपको दिया गया है कितना? 40/3। तो बस जब 1 का मान आपको दिया गया है 40/3, जब यहाँ से 1 की वैल्यू 40/3 अनुपात में भी है तो मान तो वही सेम ही रहेगा। बस डिवाइड कर देंगे तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर से 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो ये आपका 13.33 आएगा। तो ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो कहाँ तक पूछा था? 2 दशमलव स्थान तक। यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 13.33। दैट्स सॉल्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच 8:5 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से ना इसे 5:8 के अनुपात में बांट दिया गया। तो ए को अपने मूल हिस्से से 300 रुपये कम मिलते हैं, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में बना तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ना है। भैया देखो यहाँ पर 2 लोग हैं, ए है और कौन है? बी है। ए और बी के बीच का अनुपात कितने अनुपात में बटा? ये कह रहा है कि 8:5 के अनुपात में बांटा जाना था। यानी कि इसका जो सही रेशियो था, यहाँ पर लिख लेते हैं, सही जो अनुपात इसका जो बटा है ना वो है इनका 8:5। मतलब इतने में इसको बांटा जाना चाहिए था, लेकिन गलती वहाँ पर एक हो गई। गलती क्या हो गई कि इनका जो अनुपात है ना वो गलती से 5:8 के अनुपात में बट गया। यानी कि भैया 8:5 में बांटना था, लेकिन गलती से 5:8 हो गया है। और कह रहा है कि ए को अपने मूल हिस्से से 300 कम मिली है। सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल राशि कितनी है। टोटल राशि, तो यहाँ से जब हम टोटल राशि देखेंगे तो भैया ए के 8, बी के 5, तो टोटल राशि होगी 13। गलती से देखते हैं तो गलती से भी दोस्तों यहाँ से 8 और 5 कितनी होगी? टोटल राशि हमारी 13। आपने कहा भैया यहाँ से जब हम सही राशि बांट रहे थे तो टोटल हमारी जो राशि है यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है ना? तो यानी कि आप याद रखना, जो हमारी जो मूल राशि होगी, जो टोटल राशि, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। वो कैसी होगी? बराबर होगी। यदि आपने कहा भैया यहाँ तो बराबर है, यदि मान लो सपोज ये बराबर ना होती तो क्या करते? तो आपको इनको बराबर करना पड़ता, संख्याओं का एलसीएम मान के इनको बराबर करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे कह रहा है कि ए को मूल हिस्से से 300 कम मिले हैं। देखो अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना है, ए को मिले कितने थे 8, ए को भैया मिलना कितना था 8, लेकिन गलती से ए को मिला कितना है 5, तो कितना कम मिला है या ज़्यादा? तो आप कहोगे सर इसे तो 3 कम मिला है, यानी कि ए को तो नुकसान हो गया है। कितने का नुकसान हो गया? 3 को। भैया ए को तो 8 रुपये मिलना था, गलती से उसको 5 उसके हिस्से में आए हैं, तो उसे कितने का हानि हुआ? 3 का। यानी 3 बराबर किसके है? कह रहा है कि 300 रुपये कम मिले, यानी कि 3 यूनिट का मान किसके बराबर है? 300 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 3 एक कम 3 और ये कट जाएगा 100 के बराबर। यानी 1 का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 100 आ गया। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए, ए को अपने हिस्से से 300 कम मिले, तो यानी 1 का मान आ गया 100। तो कह रहा है कि वह राशि, तो भाई टोटल राशि हमारी कितनी है? तो टोटल राशि तो 13 है। यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, यदि ये राशि बराबर नहीं होती तो हमें बराबर एलसीएम मान के निकालना पड़ता, लेकिन बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। जब 1 का मान 100 है तो कुल राशि हमारी कितनी है? 13 के बराबर। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1300। दैट्स सॉल्व, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त? आपको सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन में समझने में आपको कोई दिक्कत हुई होगी। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल की 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का रेशियो 4:5:6। यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या 25%, 20%, 25% की वृद्धि होती है तो छात्रों की संख्या का रेशियो कितना है? देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना भाई, अनुपात में क्वेश्चन भी दिया है और अनुपात में ही दोस्तों हमसे आंसर भी पूछ रहा है। जब भी आपको अनुपात में ही दिया जाए और अनुपात में ही छात्रों की संख्या का रेशियो पूछा जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। आपका कोई दूसरा तरीका, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे करो, आपको जो बेस्ट लगे वैसे करो, लेकिन मैं आपको इसमें बिल्कुल सरल मेथड बताने वाला हूँ। रेशियो कितना है भाई हमारा? तो आप कहोगे सर रेशियो जो है इनका 4:5:6 के रेशियो में है। मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी चीज़ है दुनिया में, वो हर चीज़ अपने आप में 100% है। यदि 100% की यदि वृद्धि की बात करता है तो 100 में से उसको जोड़ देते हैं, कमी करता है तो कमी को माइनस कर देते हैं। यदि मैं आपसे बोलूँ, कह रहा है कि वो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में रेशियो है और 25% और 20% और 25% की वृद्धि हो रही है। यदि इस 4 में 25% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आपको सर यही जो संख्या है ये हो जाएगी हमारी 4 गुणे 125, क्योंकि 25% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 125। हमें आंसर रेशियो में देना है तो यहाँ पर तुरंत आपको अनुपात लगा लेना है। उसी प्रकार से दूसरी संख्या हमारी है 5, इसमें 20% की वृद्धि है तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 120% अनुपात लगा देंगे। तीसरी संख्या का देखेंगे तो तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 6 है, तो इसे 6 का कितना करना? 25%, यानी कि 125 और बटे, यानी 125% बटे में लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज आपका ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज आपका ख़त्म। अब यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। परसेंटेज से आपका ये परसेंटेज आपका कैंसिल आउट। अब ये कटेगा किससे? 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 25 बार कट गया। अब ये भी कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, पचम 25, 5 बार ये कट गया। और ये भी आपका कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, पचम 25, 25 से ये कट गया, पचम 25, पचम 25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका? एक बचा। अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ से 5 चौको 20 अनुपात, ये बचेगा आपका 24 एकम 24 अनुपात 6 पंचे 30। अभी फिर से कटेगा ये, तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दहाम 20, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। तो हमारा जो फाइनली रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 10:12:15। दैट सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन गया? क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। अगला क्वेश्चन है, रोहन एक बाइक खरीदता है जिसकी कीमत 95,000 रुपये है और वो एक बार में 25,000 का भुगतान करता है। यानी कि भैया कीमत गाड़ी की 95,000 है और वो 25,000 यानी कि उसकी डाउन पेमेंट वो दे रहा है, और शेष 18 महीने के बाद
अब देखो इस क्वेश्चन में देखो भाई, वो किस्त तो जमा नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि वो शेष रुपए जो बचे हैं ना, वो 18 महीने बाद देगा 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर। तो उसके द्वारा बाइक के लिए भुगतान की गई टोटल राशि क्या है। भाई देखो, जो गाड़ी की जो रियल कीमत है वो कितनी है, तो आपको सर जो गाड़ी की जो टोटल कीमत है, यानी गाड़ी की जो कुल प्राइस की जो कीमत है वो कितनी है, 95,000। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 95,000 है जो गाड़ी की टोटल कीमत है। और वो 95,000 में से दे कितना रहा है, तो आप कहोगे सर वो 95,000 में से 25,000 रुपये तो उसने नगद दे दिए हैं, यानी 25,000 रुपये की उसकी डाउन पेमेंट हो गई है। तो शेष राशि कितनी बचेगी उसके पास, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेष राशि, यानी कि अभी उसको कितने रुपए और देने हैं, तो इससे ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपको सर 70,000 रुपये। यानी कि उसको अभी 70,000 रुपये अभी और देने हैं, लेकिन ये कब देगा। भाई देखो क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि अब ये जो शेष रुपये देगा ना, ये 18 महीने के बाद देगा। यानी कि कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा यहाँ से 18 महीने के बाद ये 70,000 रुपये उसको देना है। कितने महीने में है भाई, ये भी चीज़ याद रखना, ना कि 18 वर्ष। ये हैं आपके 18 महीने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18 महीने। क्लियर। और कह रहा है कि किस दर पर, दर भी हमें दे रखी 10% की दर पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई 10% की दर से। तो यहाँ से हम सिर्फ उसका निकालेंगे ब्याज, साधारण ब्याज पर लगता है। तो यदि मैं यहाँ से ब्याज की बात करूँ तो भाई यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज के लिए क्या करते भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो भाई यहाँ कुछ नहीं करना है, दर का गुणा कर देना है समय से। समय कितना 18 महीने, दर कितनी है 10%। 18 महीने को वर्ष में चेंज कर लेंगे तो भाई 12 से डिवाइड कर देंगे, 18/12 हो जाएगा। इसको यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे भाई, 6×3 = 18 और 6×2 = 12। 2 से कटेगा 5 बार, 2×5 = 10 और 5×3 कितना हो जाएगा 15%। यानी कि जो ब्याज मिल रहा है ना वो किस पर मिल रहा है, 15% पर। लेकिन उस शेष राशि पर ब्याज मिलेगा, तो शेष राशि थी कितनी हमारी 70,000। तो 70,000 का 15% यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 70,000 गुणे 15% बटे में कितना आ जाएगा 100। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 15×7=105 और डबल जीरो, तो ये हो गया आपका 10,500 रुपये का। ये क्या आया, ये हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकल के आ गया। लेकिन हमारी जो गाड़ी की कीमत थी वो कितनी थी, तो वो तो कीमत तो हमारी 95,000 थी और उस पर 10,500 का ब्याज मिल गया। बस इसको यहाँ से जोड़ देना है। तो भाई गाड़ी की कीमत थी कितनी हमारी टोटल, तो आप कहोगे सर गाड़ी की जो कीमत थी वो तो थी 95,000, लेकिन 10,500 का भैया ब्याज और मिल गया। तो अच्छी बात है भाई, ब्याज मिल गया, जोड़ देंगे, हमारी जो टोटल राशि निकल के आ जाएगी। तो 0 से 0 5 5 और 9 1 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 10 5500, ऑप्शन नंबर डी के पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्या बोलेंगे, 1,05,500 रुपये इसकी टोटल राशि निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। अगला क्वेश्चन है कि 3 4 PQ 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 3 5 किससे विभाजित है, 3 5 और 7 से विभाजित, तो P+Q का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना भाई, ये आपको खुद से सोचकर करने पड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं, और आज भी दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई देखो संख्या हमारी क्या है 4 अंकों की, कौन सी है भाई, 3 है, 4 है, P और Q, और हमसे इसका मान पूछा है P+Q का। तो भाई देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले 3 का डिविजिबल की बात करता हूँ। तो भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 और 4 कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7 प्लस P प्लस का आ गया हमारा Q। भाई जोड़ना है ना। अब यहाँ पर हमसे यही तो पूछा था भैया कि P+Q का मान कितना है, और सपोज हमारा P+Q का मान ही यहाँ पर रखने पर वो संख्या 7 में प्लस करने के बाद 3 से यदि वो विभाजित हो जाती है तो वो संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको रखना है ऑप्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन होंगे ऑप्शन से, एक एक ऑप्शन रखते जाओ और आंसर आता जाएगा। कैसे, मैं सबसे पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ, 10वां ऑप्शन। पहला ऑप्शन लेता हूँ ए का मान कितना है 10। यदि मैं P+Q की जगह मान रख दूँ 10 का, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 + 10 = कितना हो गया 17। क्या 17 को 3 से विभाजित किया जा सकता है, आप कहोगे नहीं किया जा सकता, तो ये पहला ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया।
ऐसे ही आपको दूसरा ऑप्शन भी चेक करना है। दूसरा ऑप्शन रखते हैं 11, 7 प्लस का 11 तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 18 और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 18, ये कट सकता है। तो ये हो सकता है ये 11वां ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं 12, यानी कि P प्लस Q के स्थान पर यदि मैं 12 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 7 हो जाएगा आपका 19। क्या 19 को 3 से काट सकते हैं, आपको अगर नहीं काट सकते तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन भी चेक करके रख लो भैया, 7 प्लस का हो जाएगा आपका 13, P प्लस Q की जगह तो ये हो जाएगा 20। क्या 20 को 3 से काट सकते हैं, भाई नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सपोज यानी कि हमारा बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11वां ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का 11वां आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के पास है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो। यदि यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके मैच कर जाते तो आपको इसका जगह 5 का डिविजिबल रखना था, 7 का रखते तो ऐसे आपको करना था, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल 3 का ही मान रख के सारे ऑप्शन को कट करके एक अलग से ऑप्शन इसका आ गया। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। कक्षा के लड़कों की 19 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 30 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। बस इस क्वेश्चन को ना एलिगेशन मेथड से करेंगे। इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से करो, सबसे आसान क्वेश्चन बनेगा। किस मेथड से करेंगे मेरे दोस्त, एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, देखो लड़कों की एक तरफ लिख लो बॉयज़ और दूसरी तरफ लिख लेंगे इसको गर्ल्स। ठीक है, लड़कों की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। और कुल सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है, देखो 18 वर्ष। सभी की, तो सभी की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। इसको लिख लेंगे बीच में, बस इससे ये घटा दो, इससे ये घटा देंगे। 19 माइनस 18 1 बचेगा, 14 माइनस 18 कितना बचेगा, 4। तो रेशियो बन गया 4:1 का। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 30 है। भाई लड़कियां कहाँ पर है, भाई गर्ल्स। तो गर्ल्स को पकड़ेंगे तो गर्ल्स आपकी ये है। एक की वैल्यू कितनी है भाई, एक की वैल्यू 30 के बराबर है, यानी 1 गुणा 30 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है भाई, लड़कियों की संख्या 30 है। जब एक का मान 30 है तो पूछा लड़के कितने हैं, 4। जब ये इसका 30 गुना है तो इसका भी 30 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 चौको 120, यानी कि दैट सॉल्व। आंसर आ गया 120, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120। बहुत आसान था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित संख्या के 1/6 हिस्से के 3/8वें हिस्से का 2/5वां हिस्सा 52 है तो संख्या का 40% क्या है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल आसान वे में समझाऊंगा ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन भाई कभी भी गलत ना हो। भाई एक निश्चित संख्या पूछिए, हमें नहीं पता मेरे दोस्त की वो मेरी संख्या क्या है। भाई संख्या कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान लो। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो मेरी संख्या थी ना, वो मैंने अपनी संख्या एक्स मान ली। जो संख्या एन मान लो, चलो संख्या मैंने इसकी एन मान ली है कि भैया जो संख्या है ना भाई वो कितनी क्या मान ली मैंने, एन। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या एन के, संख्या मैंने एन मानी है तो इसका 1/6, तो 1/6 हिस्सा क्या होता है, 1/6 होता है। यानी संख्या हमारी कितनी है भाई, संख्या है हमारी एन, और एन का कितना भाई, 1/6 हिस्सा, यानी कि 1/6 हिस्सा। अब इस 1/6 हिस्से के 3/8वां हिस्सा, तो 3/8वां हिस्सा इज इक्वल टू कितना होता है, 3/8 होता है। मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। और इस 3/8वें हिस्से का भी 2/5वां, यानी 2/5वां हिस्सा क्या होता है, इसका भी 2/5वां हिस्सा कितना है, बराबर किसके बराबर में हिस्सा है, जो 52 के बराबर है। बात समझ में आ गई, किसके बराबर है, 52 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि तो संख्या का 40% क्या है। संख्या हमने क्या मानी है मेरे दोस्तों, संख्या तो हमने एन मानी है, यानी कि एन का क्या पूछा है, 2/5वां हिस्सा, यही तो हमें बताना है, एन का 2/5वां हिस्सा। और यदि मैं आपसे 40% की, यदि मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो इसकी भी फ्रैक्शन ही 2/5 होती है यार। और हमसे 2/5 ही तो पूछा है, 2/5वां हिस्सा। तो किसका मान पूछा है, एन का पूछा था, तो एन का कितना, 2/5वां हिस्सा। और इसको इधर ले जाएंगे तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 तो था ही, ये नीचे भाग में इधर चला जाएंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा 52 गुणे 6 गुणे 8। ये ऊपर गुणा में है तो ये नीचे भाग में आ जाएगा, तो ऊपर कितना है भाई हमारा 3 है।
तो 3 है, बटे में कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। क्यों? 3 एकम 3 ही तो बचा है। इसको कैलकुलेट कर देंगे मेरे दोस्त, तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 52 दूनी कितना होता है, 52 दूनी होता है आपका 104। हमसे इसी का तो पूछा था 2/5वां हिस्सा क्या है, तो संख्या पूछी थी भैया। अब यहाँ से 2/5 का कोई रोल नहीं रहा है, रोल तो सिर्फ इसका है। 52 दूनी कितना होता है 104 और गुणा में कितना बचा है 8, भाई गुणा कर देंगे तुम्हारी वो संख्या निकल के आ जाएगी बराबर 8 चौको 32 की 2 कैरी करेगा आपका 3, 32 की 2 कैरी करेगा 3 और यहाँ पर 3 और 8 एकम 8, तो कितना आ गया हमारा 832। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 832। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो तो संख्या का 40% पूछा था, तो संख्या का 40% कितना हो जाएगा 832, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है भाई, इसको तो तुरंत कर लोगे आप लोग। कह रहा है कि एक कार का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी इस कार को बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो, क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य हुई हानि का 5वां गुना है। क्रय मूल्य क्या होता है मेरे दोस्त, हमारा सीपी होता है। और क्या बोल रहा है, हानि, हानि क्या होती है हमारी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हानि यानी कि लॉस हमारा, ठीक है। कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है ना वो हानि का 5 गुना है। क्रय मूल्य जो है वो हानि का 5 गुना है। अब भाई 5 गुना कैसे करेंगे, सपोज मान लिया कि हमें हानि 1 की हुई है, तो क्रय मूल्य उसका 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर ये तो 1 का 5 गुना 5 ही हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ गया है सीपी। भाई आप एक बात बताओ, 5 में कोई वस्तु खरीदी आपने 1 में बेच दी, 5 की वस्तु खरीदी 1 में बेच दी, तो भैया क्या हो गया भाई, सॉरी 5 की वस्तु खरीदी और आपने उसको 4 में बेच दिया, 5 की वस्तु खरीदी 4 में बेचा है ना आपने, तो कितने की हानि हुई, 1 की हानि हो गई है। तो हमें हानि तो हुई ही गई है, हमसे पूछा है हानि प्रतिशत यानी कि लॉस, हानि कितने की हुई है 1 की। अब चाहे लाभ हो या हानि हो, अब चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा सीपी पर निकालते हैं, तो 1/5 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 100। तो काटेंगे भाई 5 दूनी 10 यानी कि 20 पंचे 100, तो हानि हमारी जो होगी वो कितने की हो गई, 20% की हानि हो गई है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन का योग 45,000 है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च करता है, यदि अब उनकी बचत समान। अब यही तो लाइन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्या कि अब उनकी जो बचत है ना, बचत यानी कि उनका जो सेविंग है वो कैसी है, समान है। ये लाइन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बचत, दोनों लोग जो बचत कर रहे हैं ना वो कैसे है, समान बचत में है। तो कह रहा है कि बी का वेतन कितना है। भाई देखो, यहाँ पर ए जितना कमा रहा है और बी जितना कमा रहा है, ए जितना खर्च कर रहा है और बी जितना खर्च कर रहा है, उनमें से जो दो लोग सेविंग कर रहे हैं ना, वो सेविंग उनकी कैसी है, बराबर है। आप एक बात बताओ, ए का वेतन मान लिया ए है, ए का वेतन मैंने मान लिया कि ए का ए वेतन रहा है और वो उस पर 75% खर्च कर देता है, तो वो बचाता कितना होगा, तो ए अपने वेतन का कितने परसेंट भाग बचाता होगा। हर चीज़ 100% होती है, 75 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, आपको सिर्फ 25% बचाता होगा। अब मान लिया कि बी का वेतन बी है और कह रहा है कि बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, आपको सिर्फ 20% बचाता होगा। और इनकी जो बचत है ना वो कैसी है, समान है, यानी कि कैसी है, बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बस इसको तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम ए और बी के रेशियो निकालेंगे, यानी कि ए और बी की उनकी बचत का रेशियो निकालेंगे। तो भाई ये तो कट जाएगा, 25 25 और 5 चौके 20। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ से हम ए अनुपात बी का रेशियो निकाल लेंगे। ए के सामने क्या है 4, तो यानी कि ए का मान 4, बी के सामने आ जाएगा 5 यानी कि 4:5। ये जो रेशियो आया ना 4:5, ये उनकी इनकम का रेशियो आ गया है, उनकी आय का रेशियो। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमसे क्या बोला है, इनकी जो मासिक वेतन है ना, दोनों का कितना है भाई, मासिक वेतन 45,000 है। आप बताओ दोनों का मासिक वेतन कितना है। आपसे यदि मैं बोलूं दोनों का मासिक वेतन कितना है, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। आप कह रहे हो दोनों का औसत वेतन 9 है, वो कह रहा है नहीं, इनका औसत वेतन 45,000, यानी 9 का मान किसके बराबर है, 9 का मान 45,000 के बराबर है।
तो 9 एकम 9, 9 पना 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000। 1 की वैल्यू 5000। तो हमसे पूछा कि बी का वेतन, हमसे किसका वेतन पूछा है, बी का वेतन है कितना, तो बी का वेतन है 5। जब 1 का मान 5000 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25000। तो बी का वेतन यहाँ से हमने कितना निकाल दिया भाई 25000। तो किस ऑप्शन में, आपको ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ए का वेतन पूछता तो इसकी गुणा 4 में कर देते, तो 5 चौको 20,000 किसका वेतन आ जाता, ए का वेतन आ जाता। और टोटल वेतन तो 45,000 था ही, बी का आ गया 25,000 और ए का कितना आ जाएगा 20,000। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा, चमेली और अंजू के पर्स में कुल 450 रुपए हैं। पूजा के पास चमेली से 50 रुपए अधिक हैं। अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है। क्रमशः पूजा, चमेली और अंजू के पर्स में कितने रुपए हैं। देखो क्रमशः बताना है, क्रम से लिख लो। एक तरफ मैं लिख देता हूँ पूजा, पूजा है, इसके बाद किसका नाम आया है चमेली का, तो ये हो गया भाई चमेली, पूजा और चमेली, और कौन है भाई अंजू है, ठीक है, ये आ गई यहाँ पे अंजू। बताना है इनके पर्स में कितने रुपए। इस क्वेश्चन को ना भाई आपको मैं बिल्कुल सरल मेथड बता रहा हूँ, और वो सरल मेथड है ऑप्शन। इस क्वेश्चन को कोई भी किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं करना है। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर आएगा आपका। बस जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है ना कि इससे इतने रुपए अधिक है, इसका इतना गुना है, ऑप्शन में चेक कर लो भाई किससे कौन कितना गुना है, आंसर आ जाएगा। मैं सबसे पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ भाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में देखो कह रहा है कि पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि पूजा के पास चमेली से 50 रुपए अधिक है, यानी पूजा के पास जो है ना चमेली से 50 रुपए अधिक होंगे, यानी चमेली के पास जो रुपए होंगे ना उससे 50 रुपए ज़्यादा पूजा के पास होंगे। देखो पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, क्या 50 100 से ज़्यादा है, 50 गुना, सॉरी 50 रुपए ज़्यादा है भाई, बिल्कुल बात सही है, इससे 50 रुपए ज़्यादा है। क्या 50 से 125 ज़्यादा है भैया, कि 50 प्लस 50 125 होता है, आपको अगर नहीं होता तो सी ऑप्शन ये खत्म हो गया, क्योंकि 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100, क्योंकि अंजू के पास, पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक हैं। यदि चमेली के पूजा के पास यदि 100 रुपये होंगे तो सीधी सी बात है चमेली के पास 50 होंगे तो इससे 50 अधिक होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 150। क्या 75 में 50 जोड़ने पर क्या हमें 150 मिलेगा, आपको कहोगे नहीं यहाँ पर तो 125 मिलेगा, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत। और यहाँ से देखो 75 प्लस 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे दो ऑप्शन गलत हो गए, एक तो ये बी वाला ऑप्शन खत्म, एक तो ये सी वाला ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन खत्म। अब या तो हमारा ए होगा या तो डी होगा। अब आगे बोल रहा है कि अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है, पूजा की तुलना में 2 गुना है। यदि देखो, अब यदि मैं मान लिया, यदि मैंने मान लिया कि सपोज जैसे कि मैंने मान लिया कि पूजा के पास अंजू के पास जो है ना पूजा की तुलना में 2 गुना है, भाई पूजा की तुलना में 2 गुना होना चाहिए। माना कि पूजा के पास यदि 125 हैं तो ये 125 का ये 2 गुना है क्या 250। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल सही बात है 250। क्या 100 को भी चेक करो, क्या 100 का 2 गुना 250, तो 2 गुना 300 होता है, आप कहोगे नहीं 100 का तो 2 गुना 125 का 100 का 2 गुना तो 200 होगा, लेकिन यहाँ पर आया कितना है 300, तो इसलिए मेरा पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। भैया 100 का तो 2 गुना होना चाहिए, और 100 थे किसके पास, पूजा के पास। यदि ये 2 गुना होता यानी कि 200 तो ये हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 300 है तो ये गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि पूजा के पास कितने होंगे, आपको सर 125, चमेली के पास कितने होंगे, तो आपको सर चमेली के पास हो जाएंगे 75 और अंजू के पास हो जाएंगे 250। बात आ गई खत्म। इससे ये कितना ज़्यादा है, 50 रुपये ज़्यादा है कि नहीं। और पूजा इससे कितना गुना है, आपको सर हमसे 2 गुना पूछा था, तो बिल्कुल बात सही है, ये तो इससे 2 गुना है, बस हो गया सॉल्व। ये सबसे आसान तरीका था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत की विमाओं में 6 मीटर की वृद्धि करने पर उनकी विमाओं का अनुपात 4:3, कितना पूछा बोला है 4:3 हो जाता है। और 6 मीटर की जब वो कमी करता है, जब वृद्धि करता है तो इतना, और कमी कर देता है तो इनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो खेत की विमा ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ना भाई, इसको भी ऑप्शन से करेंगे भाई, सब बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करेंगे, 1 सेकंड में आंसर आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड। अब देखो करना क्या है,
भाई बीमाओं हमसे खेत की क्या पूछी, बीमाएं पूछी हैं, और बीमाओं में कितने की वृद्धि हो रही है, 6 मीटर की। बीमाओं में कमी कितने की हो रही है, 6 मीटर की। सीधी सी बात है, दोनों तरफ से बीमाओं में कमी और वृद्धि हो रही है 6-6 मीटर की। तो भाई देखो एक बार ऑप्शन को रखेंगे और यहाँ पर मैं देखो लिख देता हूँ ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। इससे क्या पता चलेगा आपको, जब इसको पीडीएफ से सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपने ऑप्शन से बताया था। ठीक है, ऑप्शन से करना है। एक ऑप्शन उठाओ, इसमें पहले तो 6 की वृद्धि कर दो सभी में, फिर एक बार 6 में कमी कर देंगे। तो जब 6 की वृद्धि करेंगे तो उससे हमारा रेशियो 4:3 बनना चाहिए, और कमी कर देंगे तो उससे हमारा रेशियो 2:1 बनना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ 10 और 6 को। भाई पहला ऑप्शन मैंने ले लिया ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कितना है हमारा, 10 मीटर, और कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, अब इसमें भैया क्या करना है, वृद्धि कर दो। तो 10 में 6 की वृद्धि कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपको कि सर ये हो जाएगा 16, और 16 में जब 6 की वृद्धि कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 6 कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। क्या इसको काट कर हम 4:3 बना सकते हैं, बोलो यस या नो। सॉरी यहाँ पर गलती होगी, ये 6 + 6 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, मैंने 22 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 12। क्या इसको काट कर हम 4:3 बना सकते हैं, आप कहोगे जी बना सकते हैं। 4 चौको 16 और 4 तिया 12। तो यहाँ से देखो मेरा रेशियो आ गया 4:3, यानी कि ये हो सकता है। अब कह रहा है कि 6 मीटर की कमी करने पर इनका अनुपात 2:1 होना चाहिए। अब इसमें कमी कर देनी है, अब इसी ऑप्शन में। अब इसमें कमी कर देंगे तो 10 में से 6 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 10 में से 6 माइनस कर दिया, 4 बचेगा। अब इस 6 में से जब 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर तो 4:0 बच गया। हमें लाना कितना था भैया, 4 अनुपात, हमें लाना कितना था, 2:1। तो ये पहला ऑप्शन कैसा हो गया हमारा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बात समझ में आ गई, पहला ऑप्शन तो भैया गलत हो गया। क्लियर, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब वैसे ही आपको बी ऑप्शन चेक कर लेना है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 18 मीटर और 12 मीटर। दूसरा ऑप्शन है हमारा 18 मीटर और आपका 12 मीटर। अब इसको करेंगे भैया, अब देखो इसमें भी 6 की वृद्धि करो पहले। तो 18 6 कितना हो जाएगा आपको सर, 24 हो जाएगा। अनुपात 12 6 कितना हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा आपका 18। क्या इससे 4:3 का रेशियो बनेगा, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल बनेगा। 6 चौको 24 और 6 तिया 18। तो ये हमारा देखो रेशियो बन गया 4:3। यहाँ से तो ये सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन अभी इसकी विमाओं में कमी भी करनी है। तो 18 में से भाई 6 की कमी कर देंगे तो कितना बचेगा, 12। अनुपात 12 में से 6 की कमी कर देंगे तो कितना बचेगा, 6। क्या इससे 2:1 हो जाता है या नहीं, तो भैया ये तो हो जाएगा। कैसे, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो भैया क्या हो गया, 2:1। यानी कि यहाँ से भी ये क्वेश्चन 4:3 करके देखो सेटिस्फाइड है, और 2:1 यहाँ से भी सेटिस्फाइड है। तो 100% है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे दोस्त मैंने आपको क्या बताया है, ऑप्शन से करो, सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई है तो थम्स अप कर देना मेरे दोस्त। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है कि यदि 8 पुरुष या 16 महिलाएं या 32 लड़के एक कार्य को 8 महीने में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष 4 महिलाएं और 4 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने महीने में पूरा कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बार आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया भी था, और अंकित भाटी की जो बुक का सॉल्यूशन कराया उसमें भी कराया था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में आपको या वाला क्वेश्चन, या देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जहाँ कहीं पर भी या और वाला शब्द दे दिया जाए, जहाँ कहीं पर भी आपको या वाला वर्ड और आपको और वाला पूछ लिया जाए, जैसे कि 8 पुरुष या 16 महिलाएं या 32 लड़के, तो या आ गया ना, और पूछा क्या है, तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं और 4 लड़के, और आ गया ना। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना, और बटे या। आपको केवल एक ये कॉन्सेप्ट रट लेना अच्छे से, और बटे या। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। और वाले एक तरफ, या वाले एक तरफ। और वाले को ऊपर लिखेंगे, या वाले को नीचे लिखेंगे बटे के। तो भाई देखो और वाले, भाई 4 महिलाएं, महिलाएं कितनी है, 4। और वाले में देखो महिलाएं कितनी है, 4। पुरुष कितने हैं, 4। तो भाई सबसे पहले लेते हैं पुरुष को। और वाले में पुरुष कितने हैं, यहाँ से आपको 4 पुरुष हैं। या वाले में पुरुष कितने हैं, 8। तो ये हो जाएंगे 4/8 प्लस। और वाले के पास महिलाएं कितनी हैं, 4 बटे, या वाले के पास महिलाएं कितनी हैं, 16 प्लस। और वाले के पास लड़के कितने हैं, 4। और या वाले के पास कितने हैं लड़के, आप कहोगे सर 32 हैं। गुणे, गुणे हमसे क्या पूछा है, डी। बराबर समय कितना ले रहे हैं भाई, 8 महीने। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर में 8। बस यहाँ से हम डी की वैल्यू को
फाइंड कर सकते हैं। भाई जो कटेगा उसको काट लेंगे, जो कटेगा ना उसको काट देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 बट्टे 32। ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचा 1/2, 1/4 प्लस 1/8 बर इक्वल डी इंटू डी इक्वल 8। भाई 2 4 8 का यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, तो 2 4 8 का एलसीएम कितना आ गया 8। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 यानी कि 4 एकम 4 प्लस 4 दूनी 8 तो 2 एकम 2 प्लस 8 एकम 8 और 1 एकम 1 ही हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंटू डी और बराबर में कितना आ जाएगा 8। भाई इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 के ये आ जाएगा हमारा 7/8, 7/8 इंटू डी बराबर में 8। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8/8, ये आपका गुणा में चला जाएगा, 8/8 हो जाएगा 64, यानी कि 64 बटे में कितना आ जाएगा 7। यही हमारा आंसर है। चाहो तो आप इसको काट के इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कैसे कटेगा, तो 64/7 को हम कैसे काट सकते हैं, तो आपको 7 नेम 63 एक बचेगा, यानी कि 9 सही 1/7। ऐसा भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 9 सही 1/7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात आगे समझ में, तो 64/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे सामने रख चुका है, जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको। कह रहा है कि राशि ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय की। वह प्रथम अंतराल में पहले आधी दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वह दूसरे अंतराल की दूरी को प्रथम अंतराल की आधी चाल से 1 घंटे में तय करती है। तो शेष दूरी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। भाई सबसे पहले यहाँ से देखो कुल समय निकालेंगे, तो कुल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी टोटल कितनी है 400, चाल कितनी है 50 की है। तो यदि यहाँ से मैंने कुल समय निकालूंगा तो मैं कुल समय कितना हो जाएगा, यानी कि कुल समय। तो कुल समय कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी भाई 400, चाल कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से समय कितना लग जाएगा 5 अट्ठे 40, यानी कि उसको जो समय लगेगा वो टोटल कितने का लगेगा, आपको सिर्फ से जो समय लगेगा वो लगेगा 8 घंटे का समय। भाई देखो कह रहा है कि प्रथम अंतराल में वो पहले आधी दूरी तय करता है। भाई टोटल दूरी कितनी थी हमारी 400। भाई ये हो गया हमारा पहला अंतराल, यानी कि फर्स्ट स्टेप। पहले अंतराल में क्या बोल रहा है कि वो पहले तो आधी दूरी गया, 400 का आधा कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर, यानी कि उसने दूरी कितनी तय की है 200 किलोमीटर। और कह रहा है कि पहले अंतराल में आधी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है, यानी कि उसने समय यहाँ पर कितना लिया, तो समय उसने यहाँ पर लिए 2 घंटे का समय लिया है। तो यहाँ से हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि स्पीड बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी थी 200 और समय कितना लगा 2 घंटे, यानी कि उसकी चाल कितनी आ गई, तो चाल आ गई हमारी उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल आई है ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पहले अंतराल की है, ये हमारी पहले अंतराल की आ गई। अब यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ दूसरे अंतराल में, अब यहाँ से आता है इसका दूसरा अंतराल। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे अंतराल में अंतराल की दूरी को प्रथम अंतराल की आधी, तो प्रथम अंतराल कितना था 200, अब इसका आधा कितना हो जाएगा, तो आपको सिर्फ इसका आधा आ जाएगा 100 किलोमीटर, यानी कि इसकी दूरी कितनी आ गई 100। क्योंकि क्वेश्चन में देखो जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा करना है। द्वितीय अंतराल की दूरी को प्रथम अंतराल की आधी, तो प्रथम अंतराल का आधा कितना हो गया 100। अब भाई 100 का आधा कर देना है ना, कितनी चाल से भैया, आधी चाल से, 1 घंटे में तय करती है ना। अब द्वितीय अंतराल की दूरी प्रथम अंतराल की आधी चाल से, तो इसकी आधी चाल कितनी हो जाएगी, आधी चाल इसकी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, आपको सर आधी चाल उसको 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 100/2, यानी कि यहाँ से इसको समय कितना लग रहा है 1 घंटे का समय लग रहा है। तो यानी कि इसने कितनी दूरी तय की 50 किलोमीटर की दूरी, कितने घंटे में तय की, आपको उसे टी बराबर आ गया 1 घंटे में। 1 घंटे में तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुणा समय, 50 गुणा 1 इज इक्वल टू, यानी कि इसने कितनी दूरी तय की 50 किलोमीटर की उसने यहाँ पर दूरी तय कर ली। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा अंतराल, अब इसके बाद जो शेष दूरी बचती है, यानी शेष दूरी हमारा थर्ड अंतराल होगा, क्या होगा थर्ड अंतराल। और वो थर्ड अंतराल में क्या बोल रहा है, तीसरे अंतराल में कह रहा है कि शेष दूरी की चाल पूछी है। तो अब बताओ शेष दूरी कितनी बची होगी, देखो यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी ये हो गई, 50 किलोमीटर दूरी इसने ये तय कर ली, तो टोटल दूरी कितनी होगी 250, लेकिन थी कितनी 400, यानी टोटल दूरी तो हमारी 400 थी, 400 में से 250 तो हो चुकी, तो शेष दूरी कितनी बची है, तो शेष हमारे पास कितनी दूरी बचेगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेष, तो शेष बचेगी हमारे पास 150 किलोमीटर की दूरी, 150 किलोमीटर की दूरी शेष बची है। और क्या बोल रहा है समय, तो समय भी हमारा आधा हो जाएगा। भाई टोटल कितने घंटे का समय लग रहा था उसको टोटल, तो यहाँ से मैंने समय कितना निकाला था मेरे दोस्त
8 घंटे का। कुल समय यहाँ पर कितना था 8 घंटे, लेकिन वो 1 घंटे में तय करती है। तो समय कितना लग गया 2 घंटे, तो देखो यहाँ पर लग गया 1 घंटा, यहाँ पर लग गया, तो इसको समय कितना लग गया 3 घंटा। लेकिन जो समय था टोटल वो तो 8 घंटे था, टोटल समय था 8 घंटे, 3 घंटे तो यहाँ पर दे दिए। तो 8 माइनस 3 का यानी कि शेष कितने घंटे अभी बचे हुए हमारे पास, 5 घंटे अभी हमारे पास शेष बचे हुए हैं, और दूरी हमारे पास 150 की बची है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है भैया चाल बता दो, स्पीड बता दो। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बची है 150 किलोमीटर की और समय बचा है 5 घंटा। तो किस चाल से जाएंगे, तो 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, तो हमारी जो चाल यानी कि स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 30 आ गई है, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दैट सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेटिव था। यदि आप इसको एक कॉन्सेप्ट को यदि आपने क्लियर कर लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपके उंगलियों पर हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 70% में 70 घटा दिया जाए तो शेषफल 70 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 70% में से कितना घटाना है, 70 घटा देते हैं तो शेषफल कितना आ जाता है, तो संख्या वो हमें 70 ही मिल जाती है। तो बस अब ये देखो, ये चीज़ माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, तो 70 + 70 यानी कि 140। 70% की वैल्यू 140 है, तो हर चीज़ दुनिया में जो भी होती है 100% है भाई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की। तो यहाँ से आप पहले तो निकालो 1% का मान, तो 140/70 कितना हो जाएगा, तो 70 दूनी होता है 140। जब 1% की वैल्यू 2 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको सर ये हो जाएगी 100 × 2। तो 100 × 2 = कितना हो जाएगा, आपको भी सर 200 हो जाएगा। दैट्स सॉल्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को 8 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे 10 दिन में कर समाप्त करते हैं, या 20 योग्य श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 पुरुष 4 योग्य श्रमिक प्रतिदिन 10 घंटे तक एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। भाई ये वही क्वेश्चन जिसमें हमने एक फार्मूला बताया था, M1D1H1 बराबर M2D2H2। भाई इतने दिन में इतने घंटे इतने काम करता है, वही वाला क्वेश्चन है। भाई देखो यहाँ पर व्यक्ति को मान लिया मैंने ए, यहाँ पर देखो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक तो हो गया व्यक्ति, व्यक्ति को मान लिया ए, और श्रमिक को यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बी, श्रमिक को मान लिया बी। ठीक है, इससे आपको क्या करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, M1D1H1 = M2D2 और H2। बस इस फॉर्मूले पे आपको सारी चीज़ें रख देनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा M2D2 और आपका H2। तो देखो M1 व्यक्ति कितने 8, तो ये 8A माना है ना, तो ये कितने हो जाएंगे 8A, 8A गुणे कितने दिन में 6 घंटे, कितने दिन में 10 दिन में, बराबर M2 कौन थे 20 योग्य श्रमिक, तो ये हो जाएंगे हमारे 20B गुणे कितने घंटे 8 घंटे, कितने दिन में 6 दिन में। बस इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा आपका, ये किससे कटेगा, तो ये कट जाएगा 10 का, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, और 2 बार कट गया, 6 से ये आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 8 से ये 8 आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, केवल एक ये बचेगा 2, और यहाँ पर तो आपका एक ही बचा है। तो यानी कि यहाँ से हम इसका A/B का रेशियो निकाल लेंगे, तो ए के सामने 2 आ जाएगा, बी के सामने 1 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो जो बन गया ए और बी का, वो कितना बन गया, 2:1 का रेशियो बन गया। और ये जो रेशियो जो बना है ना, ये इनकी किसका रेशियो है, ये इनकी कार्य क्षमता का रेशियो, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया। यानी कि ए की क्षमता कितनी है कार्य क्षमता, और बी की कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है कि 2 पुरुष और 4 श्रमिक योग्य का। तो भाई 2 पुरुष और 4 योग्य श्रमिक, देखो व्यक्ति कितने थे भाई हमारे 8। भाई टोटल व्यक्ति कितने थे भाई, यदि मैं टोटल व्यक्ति की बात करूंगा तो आपको सर 8 व्यक्ति थे। 8 व्यक्ति की क्षमता कितनी है, ए का मान कितना है 2, व्यक्ति को ए माना था तो 8 गुणे 2 कितने घंटे में कर रहे हैं, 6 घंटे में। तो ये आप लोग का हो जाएगा गुणे 6 प्लस का दिन कितना ले रहे हैं भाई, दिन कितना ले रहे हैं, तो आपको सर दिन तो ले रहे हैं यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा गुणे 10 बराबर व्यक्ति तो कितने हैं भाई, यहाँ से व्यक्ति देखेंगे तो हमसे बोल रहा है, तो यहाँ से 20 योग्य श्रमिक। अच्छा, यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 2 पुरुष है, तो भाई पुरुष कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पर क्षमता कितनी है, 2 पुरुष की क्षमता 2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2। 4 योग्य श्रमिक है भाई, 4 योग्य श्रमिक हैं, एक श्रमिक योग्य की कितने क्षमता है, 1 की है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 गुणे 1। 1 कहाँ से आया, यहाँ से, भाई इनकी कार्य क्षमता भी तो लिखनी है, बस ब्रैकेट कर देंगे यहाँ से क्लोज, गुणे
समय कितना ले रहा है 10 घंटे का, तो ये हो जाएगा 10 घंटे। दिन पूछें गुणे में रख देंगे हम डी, गुणा में क्या लिख देंगे भाई, तो गुणे ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा डी। डी क्या हमारा बताए हुए दिनों की संख्या। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दामन 160 और 160 सिक्का हो जाएगा 960। तो ये हो गया 960 बराबर, बराबर में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 प्लस 4 एकम 4, 4 4 8 और ये हो जाएगा 8 गुणे 10 यानी कि 8 दाम 80 डी। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 80 गुणे में आ जाएगा आपका डी। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 12 अट्ठे 96, तो ये आ जाएगा डी बराबर कितना आ जाएगा 12 दिन। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में देता हूँ। अभी तक हमारे 16 प्रैक्टिस सेट हुए, मैंने 16 प्रैक्टिस सेट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर रखा होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को करने का वही तरीका है बोर्ड मास वाला, कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। भाई सबसे छोटा कोष्टक कौन सा होता है, मझला कोष्टक, तो भाई मझला कोष्टक ये लगा, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, सबसे पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ। भाई 3 माइनस का 17 माइनस का 10, तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 3 माइनस का 17 माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 27। और 3 माइनस का 27 कितना हो जाएगा भाई, 3 माइनस का 27 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 24, माइनस का 24, यानी कि इसको मुझे सॉल्व करने पर क्या मिल गया, माइनस का 24 मिल गया। ठीक है, इसका देखो ये माइनस का 4 तो है ही, इसको कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको देखो 144 गुणा, या इसकी सबसे पहले गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 144। अब मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक को सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 144 भाग 144, क्योंकि 12 12 144 हो जाएगा और माइनस का 4 है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे माइनस का 4। ठीक है, तो 144 से ये कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना 95 माइनस में, तो अब इसको यहीं पर ऐसे ही लिख लेता हूँ भाई 95 माइनस, माइनस आ गया, यहाँ पर कितना बचेगा, इसका मान आया 1, क्योंकि ये तो भाग से कट गया तो इसका मान क्या आ गया 1। ये माइनस का माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो जब प्लस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है और माइनस के बाद आपका मझला कोष्टक में कितना आ गया, माइनस का 24 आ गया है। तो माइनस माइनस ये फिर से प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 95 माइनस 1 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का फिर से आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 4 26 एक कितना हो जाएगा 24 4 28 और 28 1 29, तो ये हो जाएगा 95 माइनस 4 1 5 4 और 24 कितना हो जाएगा 29, तो 95 माइनस 29 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, तो कितना आ गया 66। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेचता है, और उसे जो लाभ है ना वो 245 का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पेन खरीदे और बेचने होंगे। भाई देखो, एक वस्तु है और दूसरा उसका मूल्य, वस्तु हमारी पेन है और मूल्य हमारा दिया गया है। तो देखो 15 रुपये में भाई मूल्य कितना है भाई 15, 15 रुपये में पेन कितने खरीद रहा है 20। भाई एक तरफ लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं वस्तु और दूसरी तरफ लिख लो भाई पेन, यानी कि मूल्य। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका मूल्य, ये हो गया इसका मूल्य। वही देखो वस्तु हमारी कितनी खरीदी हुई 20 पेन खरीदे उसने, कितने में भाई 15 रुपये में, और कह रहा है कि 20 रुपये में, रुपये कितने 20 ही हैं, और 20 रुपये में 15 के हिसाब से उसने बेच दिए। 20 रुपये में, सॉरी गलत लिख दिया क्या, अच्छा 15 रुपये में खरीदा, ठीक है ठीक है, 15 रुपये में खरीदा और 20 पेन खरीदे, ठीक है 15 में, और कह रहा है कि 20 रुपये में 15 के हिसाब से उसने बेच दिया। भाई उसने वस्तु कितनी बेची, यानी 20 रुपये में, और वस्तु बेची है 20 रुपये में, किसके हिसाब से 15 के हिसाब से, यानी कि 20 रुपये में उसने 15 वस्तु बेच दी। ये तो हो गया हमारा CP यानी कि क्रय मूल्य, और ये हो गया हमारा SP यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है कि 245 का लाभ कमाने के लिए, देखो कोई चीज़ है, वस्तु उसने 20 में खरीदी 15 में बेची, सॉरी 20, मैं उल्टा बोल रहा हूँ भाई, पहली जो इसने खरीदा है ना 15 में कोई वस्तु खरीदी है, 15 रुपये में 20 वस्तु खरीदी और 20 रुपये में 15 बेच दी, 20 रुपये में उसने 15 की वस्तुएं बेच दी। तो यहाँ पर जो वस्तुएं होंगी वो कैसी होनी चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए, बराबर ही तो होंगी। तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, इस 15 और 20 का ले लेंगे LCM। तो जब आप इसका LCM लेंगे, यदि मैं इसके LCM की बात करूँ तो LCM कितना आ जाएगा, तो LCM आ जाएगा इसका 60, 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60,
तो भैया वस्तु बराबर करनी पड़ेगी। तो वस्तु यहाँ पर 20 है, तो 20 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? 20 तियाँ 60। तो 3 का गुणा यहाँ पे किया तो 3 का गुणा मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15 तियाँ, ये हो जाएगा हमारा 45। अब यहाँ पर 15 को 60 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 चौको 60। और जब 4 का गुणा यहाँ पर किया तो 4 के गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 चौको 80। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर कितना आया? 45 और यहाँ पे कितना आया? 80। यहाँ पे कितना आ गया? वस्तु 60, यहाँ पर भी 60। तो वस्तु कैसी हो गई? बराबर हो गई। वस्तु कैसी हो गई? बराबर हो गई। ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं मूल्य की बात करूँ, 15 रुपये यहाँ पर उसने खरीदे थे, 20 रुपये यहाँ पर, तो टोटल मूल्य कितना है इसका? तो 15 ये 20 ये, तो टोटल रुपए कितने हो गए? तो आपको से जो टोटल जो रुपए हो गए ना, वो हो गए इसके 35 रुपये। टोटल जो इसका इन्वेस्ट हुआ वो कितने का होगा? अभी 35 रुपये का। लेकिन 35 रुपये में वस्तु कैसी है? बराबर। तो किसके बराबर है? 60 के। तो 35 बराबर किसके हो जाएगा? 60 वस्तु की। तो हमसे कह रहा है कि 245 का लाभ कमाता है। आप बताओ लाभ कितने का कमाया? भाई 35 के बराबर। तो 35 बराबर किसके? 245 के। 35 इसका कितना गुना है? 7 गुना। जब ये इसका 7 गुना तो आपको भी इसका 7 गुना कर देना। तो ये कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42 यानी कि 420। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैंसी खिलौने का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। कितना? 30,000 रुपये है। और इस पर 20%, 24% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसको बेचा जाना है। तो नगद भुगतान पर कुल मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। तो नगद में खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, नगद में खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा है। भाई देखो इसका अंकित मूल्य, यदि मैं अंकित मूल्य की बात करता हूँ तो अंकित मूल्य इसका कितना है? आपको सर 30,000 रुपये है। और इस पर 20% की छूट। भाई देखो जब कोई छूट दी जाती है, मेरी बात याद रखना मेरे दोस्त, जब भी किसी वस्तु में छूट दी जाती है तो उसमें होता है माइनस। हर चीज़ होती है 100%। भाई 100% में यदि 20% की यदि छूट दे दी गई होगी तो कितने में दिया गया होगा? 80% पर दिया गया होगा। तो ये हो जाएगा 80/100। दूसरी छूट है 24%। भाई हर चीज़ 100% होती है, 24% की छूट दे दी तो कितने में दिया होगा? आपको सर 76% में। 76/100। और इसके अलावा भी एक 10% के अतिरिक्त छूट है। तो 10% की अतिरिक्त छूट दे दिया होगा तो कितना लिया होगा? 90/100। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितने जीरो हैं? एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल आउट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, खत्म हो गए ना जीरो यहाँ से पाँचों। अब यहाँ पे क्या बचेगा? आपका बचेगा कितना? ये आपका बचेगा 8, 3 गुणे 8, ये हो जाएगा 76 गुणे 9, गुणे 76 गुणे 9। बस इनकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इनका यूनिट डिजिट आप लोग चेक कर लो, यानी कि इकाई अंक। भाई 3 कितना हो जाएगा? 24। अब 24 का इकाई अंक कितना हो गया? 4। और 4 की इसमें गुणा कर देंगे 6 में, तो 4 छिंग हो जाएगा 24। 24 का इकाई अंक कितना है? 4। और 4 में जब 9 की गुणा कर देंगे तो 4 9 36। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 6। और इकाई अंक क्या 6 इसके पास है? आपको सर इसके पास 0, तो ये गलत हो जाएगा। इसके पास 0 है तो ये भी गलत इकाई अंक। यहाँ पर भी इकाई अंक 0 है, ये भी गलत। इकाई अंक 6 इसी के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही हो जाएगा। चाहो तो आप इनकी गुणा भी कर लेना, तो भी हमारा यही आंसर आएगा 16,416। ठीक है, इसका इकाई अंक से क्या हो गया? इकाई अंक से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ऑप्शन चेक करो आंसर आ गया। इससे हमारी कैलकुलेशन भी बच जाएगी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 60 है, जबकि संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा और एलसीएम यानी कि लासा क्रमशः 12 और 72 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको इसके लिए आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ। आपको केवल इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है। वो चीज़ आपके लिए एक फार्मूला बनेगी। वो फार्मूला होता है आपके व्युत्क्रमों का योग। तो मैं आपको बता दूं कि व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होता है। तो भाई आपके सामने ये फार्मूला लिखा है, इसको याद रख लो। व्युत्क्रम का योग, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना एग्जाम में, तो यही पूछेगा कि व्युत्क्रम का योग कितना है। तो व्युत्क्रम का योग बराबर होता है 1/HCF यानी कि मासा। 1/HCF ब्रैकेट में होगा योग या अंतर अपॉन एलसीएम। योग या अंतर क्यों लिखा मैंने? वो इसलिए लिखा, यहाँ पर जैसे आपसे बोला कि दो संख्याओं का योग 60 है। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे यही भी दे सकता है कि दो संख्याओं का अंतर 60 है ना। तो योग के स्थान पर आपको अंतर या योग दोनों में से कुछ भी दे सकता है। मेथड आपका यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे वो योग दे दे या फिर वो अंतर दे दे। बस आपको इसको मान आपको सारे दिए गए रख देना है। जैसे कि 1/1
बटे HCF कितना है भाई, देखो HCF कितना है, HCF आपको दिया गया है तो ये हो जाएगा 1 बटे HCF कितना है भाई, HCF दिया गया है 12 तो ये हो जाएगा 1 बटे 12 ब्रैकेट। योग कितना है 60 है, अंतर होता 60 तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे 60 बटे एलसीएम कितना आया, एलसीएम इसका 72, एलसीएम कितना हो गया 72। बस इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। तो ये किसने कटेगा, तो ये कट जाएगा 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 5 बार कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये इस पर गुणा में तो ऊपर इनकी गुणा हो जाएगी, तो 5 एकम 5 इज इक्वल टू बटे में कितना आ जाएगा 72, तो ये आ जाएगा 5 बटे 72। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और आपका आंसर भी यही दिया है ऑप्शन नंबर बी में, 5 बटे 72। दैट्स सॉल्व, यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 क्वेश्चन, जो कि हमने दोस्तों लगभग 1 घंटे की क्लास में अपने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा आपको लगा होगा। और वीडियो कैसा लगा है मेरे दोस्त तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चनों में कितना स्कोर किया है वो स्कोर भी दोस्तों हमारे साथ आप लोग ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। और इसका जो बोर्ड PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है वो आपकी 3 तरीके की मिल रही है। पहला है आपका सर NTPC मैथ को भी स्टार्ट कर दो और NTPC की जो GK चल रही है उसको। दूसरा आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सर स्टैटिक GK की अंकित भाटी सर की जो न्यू बुक आई है उसका सॉल्यूशन करा दो। तीसरी आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर देना है। और चौथी आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर CAPF की बुक का भी सॉल्यूशन करा दो। तो भाई आप जानते हो कि भाई मैं अकेला एक साथ ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों की नहीं चला सकता हूँ। आप लोग खुद एक चीज़ आप सोच के देखो, हाँ, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा दूंगा, बस थोड़ा सा समय देना होगा। और समय मैं आपको बता दूं कि जो मैंने SSC GD वाले दोस्तों के साथ में मैंने अपनी मेहनत को रखा है, वही मेहनत मैं आपको दिल्ली पुलिस, CAPF और आपकी स्टैटिक GK में वो सारी मेहनत आपके साथ मिलकर करेंगे। हम सभी एक साथ मिलकर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे 4 प्रैक्टिस सेट और होंगे SSC GD के लिए। इसके बाद SSC GD में अपना क्लोज करूंगा, क्योंकि आपके मैंने लगभग सभी बुक्स के रिवीजन और मैथ्स का भी अच्छे खासा रिवीजन आपको करा दिया है। सारी स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता रखी है। और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा SSC GD वालों के लिए मैं वो भी आपको साथ शेयर कर दूंगा। और अब इसके बाद में आप लोगों के लिए एक जल्द ही यूट्यूब पर वीडियो आने वाला है, NTPC की मैं मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। GK तो आपकी चल ही रही है, GK वही आपकी 8 बजे चला करेगी, लेकिन अभी GK रेगुलर नहीं हो पा रही है ना। तो मैं GK और मैथ NTPC की रेगुलर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि NTPC के फॉर्म भी आप लोगों के लिए ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसी आप लोगों की लगभग ये मान लो 2025 में स्टार्ट ही है, समझ रहे हैं ना। तो समय से पहले अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लो। और ये भी चलाएंगे साथ में। और एक भाई बहुत ही काफ़ी समय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर CAPF का और करा दो। तो भाई मेरे पास तो PDF नहीं था, लेकिन भाई मुझे वो PDF भी प्रोवाइड करा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, आप लोगों के लिए मैं वो भी क्लास लाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग और मैथ केवल 2 ही करवाऊंगा, क्योंकि इसी में लगता है मुझे आप लोगों की ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को साथ में लेकर चलूँगा। और स्टैटिक GK की जो बुक का सॉल्यूशन 2025 की अपडेटेड बुक है उसका भी सॉल्यूशन कराते चलेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से चीज़ों को कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, फिलहाल हम NTPC की मैथ और GK लेंगे और CAPF की बुक का करवाएंगे, ठीक है। अभी दिल्ली पुलिस के लिए अभी आपके पास समय है, तो इसके लिए आप चिंता ना करो। हो सकता है कि अंकित भाटी सर के द्वारा कोई न्यू बुक लॉन्च हो जाए तो उसका हम सॉल्यूशन करा देंगे, नहीं होगा तो हम आपको पुरानी वाली का सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। और आप लोगों के पास जो भी PDF हुआ करे ना, तो आप लोग टेलीग्राम पर एक दूसरे की हेल्प जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, यदि आपको दोस्तों लग रहा है कि भाई मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कुछ और बेहतरीन कर सकूँ, ठीक है। तो चलिएगा, सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।